हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला की एमपी जीके सीरीज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित 4 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज उसे फॉलो करके ये वीडियो जरूर देखिएगा। हम अपने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम फैक्ट्स हम इस टॉपिक के यहाँ पर कवर कर पाए। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे मिस ना हो। गुप्त काल का यदि हम समय देखें तो वो तीसरी शताब्दी से 573 ईस्वी तक का माना जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत पूरी तरह से मतलब इकोनॉमिकली कल्चरली बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे पश्चिमी क्षत्रप था, नागवंश जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, और कई सारे स्थानीय राजवंश वो सत्ता में थे और उनके बीच में संघर्ष चलता रहता था। गुप्त काल के समय ही मध्य प्रदेश में परिव्राजक और उच्चकल ऐसे छोटे राज्य थे और ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये गुप्तों के शत्रु रहे होंगे। गुप्त काल के बारे में जानने का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एक प्रशस्ति काव्य है जो कि अशोक के एक स्तंभ के ऊपर लिखा गया है और जो ये स्तंभ है ये इलाहाबाद में मिला था। इसकी रचना माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, उनके द्वारा इसको रचा गया था। इसमें समुद्रगुप्त की कई सारी विजयों का वर्णन हमें मिलता है और हमें यह जानकारी मिलती है कि जब समुद्रगुप्त अपने साउथ के एक्सपेडिशन पे थे, मतलब वो दक्षिण की तरफ आक्रमण करने जा रहे थे, तो जो मध्य भारत के जंगल हैं, जो मतलब सतपुड़ा के या विंध्याचल इस क्षेत्र में जो घने जंगल पड़ते हैं, इनमें रहने वाली कई आठविक जाति या जनजातियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इस प्रयाग प्रशस्ति में कुल 9 इस तरह की आठविक जातियों का उल्लेख है और इनमें से कई सारी जो जातियां हैं वो इन जंगलों में निवास करती थी, इसलिए मध्य प्रदेश में हम मान सकते हैं कि इनका कार्यक्षेत्र रहा होगा। इन जातियों के बारे में यदि हम देखें तो पहले तो आता है मालव गणराज्य। उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि एक लड़ाकू समुदाय था और राजस्थान और मालवा वाले क्षेत्र में निवास करता था। इसके बाद आभीर का उल्लेख है। आभीर का उल्लेख हमें एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, इसके लेखक का नाम नहीं मिलता, ये अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी। ये किसी विदेशी लेखक ने लिखी थी, एस नाम से ये दिख रहा है, और कई सारी जानकारी हमें मिलती है इसमें। इसमें अबीर का उल्लेख भी मिलता है और अभिलेखीय साक्ष्यों की यदि माने तो जो अबीर वंश था वो किसी तरह से भगवान कृष्ण से, वासुदेव कृष्ण से संबंधित था और इनका भी मुख्य क्षेत्र राजस्थान और मालवा ही है, जिस तरह से मालव गणराज्य का क्षेत्र है। इसके अलावा एक जनजाति आती है सनकानिक। इनको आधुनिक उदयगिरी का शासक माना जाता है और उदयगिरी में एक अभिलेख मिला है जिसमें जो सनकानिक सम्राट है, जो राजा है यहाँ का, इसको गुप्त वंशीय शासकों का एक सामंत माना गया है या बताया गया है। इसके बाद सांची में सांची के आसपास के इलाके में राज करने वाली एक जाति कक का उल्लेख भी हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जो अगली आठविक जाति है वो है प्रजुन। प्रजुन का उल्लेख हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिला है, लेकिन वहां पर इनका कोई कार्यक्षेत्र नहीं दिया गया है, लेकिन अन्य जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि इनका कार्यक्षेत्र आधुनिक नरसिंहपुर जिला जो है उसके आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा अगली जो जाति है वो है खरपरिक, और उस समय तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता जिससे हम डिसाइड कर पाए कि ये कहाँ निवास करती थी, और 14वीं शताब्दी में जाकर एक अभिलेख मिलता है जो कि बताता है कि दमोह जिले के पास बतियागढ़ नामक एक जगह है जो कि इस आठवीं जाति से हम संबद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में ये आठवीं जातियों को हराने के अलावा 9 शासकों का उल्लेख है आर्यव्रत के, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। इसमें एक शासक का नाम मिलता है चंद्रवर्मन, और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रवर्मन थे वो मंदसौर के शासक थे, लेकिन कोई हिस्टोरिकल एविडेंस इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है। इसके अलावा इसमें नागसेन को भी हराने का उल्लेख मिलता है और इसी नागसेन का उल्लेख हमें हर्षचरित में भी मिलता है, जिसमें नागसेन को पद्मावती के नागवंश का राजा बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में एक शक शासक का भी उल्लेख है, श्रीधर वर्मन। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और श्रीधर वर्मन का जो क्षेत्र है वो एरन और विदिशा वाला क्षेत्र था। श्रीधर वर्मन का एक अभिलेख हमें एरन से भी मिला है और प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा बताया गया है कि श्रीधर वर्मन को आत्मसमर्पण करवाया गया था और जबरदस्ती उसको गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था। जो एरन में श्रीधर वर्मन का उल्लेख मिला है वो उनके एक नागवंशीय सेनापति सत्यनाग द्वारा लिखा गया था, और यहाँ पे हमें समुद्रगुप्त का भी एक अभिलेख मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया होगा और विजय प्राप्त कर ली होगी। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, उन्होंने उज्जैन में शक आक्रमणकारियों को हराया था और अपने एक राज्यपाल गोविंद गुप्त को वहां पर उन्होंने नियुक्त कर दिया था।
और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उज्जैन गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया था। और संभवतः यही वो समय होगा जब यहाँ पर विक्रमादित्य की दंत कथाएं प्रारंभ हुई होंगी। विक्रमादित्य के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। विक्रमादित्य बहुत प्रतापी सम्राट माने जाते हैं और बहुत सारी दंत कथाएं जैसे कि बेताल 25सी, सिंहासन 32सी, ये इनके नाम के साथ में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का एक अभिलेख हमें सांची में भी मिला है, जिसमें काकनाथ बोट सांची को कहा गया है। इसमें इनके एक अधिकारी थे आम्रक देव, इनके द्वारा बौद्ध संघ को दान दिए जाने का वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही वो शासन काल था जिस समय उनके पास में नवरत्न हुआ करते थे, और इन नवरत्नों में कालिदास और वराहमिहिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये दोनों ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र हैं कुमार गुप्त, उनका एक अभिलेख हमें अशोकनगर जिला जो है आज का, उसके पास एक तुमेन नाम की जगह है, वहां से मिला है। इस अभिलेख में हमें कुमार गुप्त के पूर्वजों के नाम मिलते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त और घटोत्कच। इसके अलावा गुप्त अभिलेखों में जो तुमेन है, इसे उन्होंने तुमेन ना कहकर तुम्बवन कहा है। इसके अलावा गुप्त काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है दशपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख जिसे कहा जाता है। यह अभिलेख हमें मंदसौर में मिला है, और मंदसौर के शासक के रूप में इस अभिलेख में बंधु वर्मा का उपयोग किया गया है, जो कि कुमार गुप्त का समकालीन था। जो बंधु वर्मा है, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि बुनकरों की एक श्रेणी यहां पर निवास करने आई थी, और उनके द्वारा एक सूर्य मंदिर बनाया गया था, और इस सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार बंधु वर्मा ने ही किया है। ये जो दशपुर अभिलेख है, इसके रचयिता माना जाता है वत्स भट्टी को। आप ये फैक्ट जरूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे हम उत्तर गुप्त काल की तरफ जब बढ़ते हैं, जब गुप्त वंश अपने डिक्लाइनिंग फेज में आ रहा था, उस समय वाकाटक शक्ति काफी मजबूत होती जा रही थी, और वाकाटक वंश के ही एक शासक थे नरेंद्र सेन, जिन्होंने अपने अभिलेखों में दावा किया है कि कौशल, मेकल और मालवा ये क्षेत्र उनके अधीन आ गए थे। इससे यह भी पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त का समय था, उस समय तक मालवा संभवतः जो वाकाटक शासक थे उनके अधीन चला गया था। लेकिन बाद के स्कंदगुप्त के एक अभिलेख में, जिसका टाइम पीरियड 460 ईस्वी के लगभग है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने पुनः इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख गुप्तकालीन मिलता है हमें एरण में। इस अभिलेख का जो टाइम पीरियड है वो हम 510 ईस्वी रखते हैं, और ये अभिलेख बिलोंग करता है भानुगुप्त को। भानुगुप्त एक उत्तर गुप्तकालीन शासक थे, नरसिंहगुप्त उनके राज्यपाल थे, और एरण पे इनका शासन था। इन भानुगुप्त को जानने के हमारे पास में दो स्रोत हैं। एक तो है एरण का अभिलेख जिसकी हमने बात की, और दूसरा एक ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। इस बौद्ध ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने तोड़माण के विरुद्ध युद्ध किया था, और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम ज्ञात प्रमाण है। इसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है। इस अभिलेख के दो अलग अलग अनुवाद हैं, जिसमें पहले अनुवाद में बताया गया कि भानुगुप्त और उनके राज्यपाल गोपराज द्वारा 510 ईस्वी में हूण तोड़माण के विरुद्ध युद्ध किया गया था, जबकि इसके दूसरे अभिलेख में इस शत्रु को हूण की जगह मैत्रक बताया गया है। इस अभिलेख में जो गोपराज थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और गोपराज की मृत्यु के साथ ही उनकी पत्नी ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अभिलेख में कहीं पर भी सती शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल यह उल्लेख मिलता है कि गोपराज के साथ उनकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मध्य प्रदेश पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण वंशों में औलिकर वंश का भी नाम आता है। यदि हम औलिकर वंश के टाइम पीरियड को देखें तो 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में इसे रखा जा सकता है। औलिकर वंश की भी नागवंशों की तरह दो शाखाएं दिखती हैं, जिसमें पहली थी प्रथम शाखा, और इस वंश के प्रमुख शासक थे जयवर्मा, सिंहवर्मा, नरवर्मा, विश्वकर्मा और बंधुवर्मा। बंधुवर्मा के बारे में हमने पढ़ा ही था कि उनका उल्लेख हमको दशपुर अभिलेख में मिलता है। जो औलिकर वंश की ये प्रथम शाखा थी, उसका संस्थापक माना जाता है जयवर्मा को, और इस शाखा के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें नरवर्मा के दो शिलालेखों, मंदसौर शिलालेख जो कि 404 ईस्वी का है, और बिहार कोटरा शिलालेख जो कि 417 ईस्वी का है, इससे प्राप्त होती है। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक बंधुवर्मा था, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि वत्स भट्टी के द्वारा लिखा हुआ मंदसौर बुनकर अभिलेख इनके ही शासनकाल का था। जो बंधु वर्मा है, ऐसा माना जाता है कि वो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के राज्यपाल भी थे, और बुनकरों के द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का श्रेय भी बंधु वर्मा को ही दिया जाता है। बंधु वर्मा के बाद दशपुर अथवा मंदसौर के इतिहास की कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। केवल बाद में रावल नाम के व्यक्ति द्वारा रचित मंदसौर के शिलालेख में दशपुर के एक शासक प्रभाकर का उल्लेख मिलता है।
और इसमें बताया गया है कि जो प्रभाकर हैं उन्होंने गुप्तों के शत्रुओं को हराया, जिससे संभवतः ये हम मान सकते हैं कि जो प्रभाकर होंगे वो गुप्त वंशीय राजाओं के सामंत रहे होंगे। अब यदि हम औलिकर वंश की द्वितीय शाखा की बात करें तो इसके प्रमुख शासकों में द्रुमवर्धन, जयवर्धन, अजीवर्धन, विभीषणवर्धन, राज्यवर्धन और प्रकाशधर्मन का नाम आता है। जो इस वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है वो है 1983 में मिला रिस्थल अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये मंदसौर जिले के पास एक सीतामऊ नाम की तहसील है वहां से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कई शासकों के नाम मिले, उनके साथ प्रकाश धर्मन का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें यह बताया गया कि इन्होंने हूण शासक तोरमान को हराया था। और ऐसा माना जाता है कि जो मालवा के प्रतापी शासक थे यशोधर्मन, वो भी इसी शाखा से संबंधित थे और उन्हें प्रकाश धर्मन का ही पुत्र एवं उत्तराधिकारी माना जा सकता है। यशोधर्मन ने जो तोरमान का बेटा था मिहिरकुल उसे हराया था और इस तरह से उन्होंने मालवा क्षेत्र से हूणों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और जो औलिकर वंश है वो माना जाता है कि यशोधर्मन की मृत्यु के साथ ही औलिकर वंश भी समाप्त हो गया था। अब यदि हम कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो इसमें आएगा प्रकाश धर्मन का मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख के रचयिता के रूप में माना जाता है कि वसुलाकक्क के पुत्र ने इसकी रचना की थी और वसुला ने ही यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति को भी लिखा है। इन दोनों ही अभिलेखों में एक स्थानीय राज्यपाल का उल्लेख मिलता है जिनका नाम है भगवतदोष। और इस शिलालेख का यदि हम कालक्रम देखें तो वो हम मानेंगे लगभग 515 ईस्वी, और वहीं यशोधर्मन की जो ज्ञात तिथि है वो लगभग 532 ईस्वी की मानी जाती है। औलिकर वंश को जानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है मंदसौर स्तंभलेख। यह स्तंभलेख मंदसौर से 4 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह है, पुरातात्विक स्थल सौंधनी, वहां से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर संस्कृत अभिलेखों का एक समूह मिला है जिसको यशोधर्मन से संबद्ध किया जाता है और इसकी तिथि लगभग 6ठी शताब्दी मानी जाती है। इस प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है कि हूण शासक मिहिरकुल को यशोधर्मन के द्वारा हराया गया था। जो भारत में एक चीनी यात्री आए थे ह्वेन सैंग, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में यह उल्लेखित किया है कि जो मिहिरकुल था वो बहुत क्रूर और बर्बर शासक था। उसके द्वारा बौद्ध धर्म का अत्यधिक नुकसान किया गया था। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी और गांधार में कई बौद्ध मठों को भी उसने समाप्त कर दिया था या नष्ट कर दिया था। इसके अलावा मंदसौर शिलालेख में यशोधर्मन की काफी प्रशंसा की गई है और उसमें यह बताया गया है कि जो यशोधर्मन थे उन्होंने पृथ्वी को कलयुग के क्रूर और असभ्य शासकों से मुक्त किया है। मतलब उसने मिहिरकुल की हत्या करके पृथ्वी को उससे मुक्त करा दिया है। इसके बाद यशोधर्मन या विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख भी हमारे सामने इस वंश को जानने का एक अच्छा स्रोत है। यह अभिलेख 532 ईस्वी के करीब लिखा गया था और दशपुरा यानी आधुनिक मंदसौर में यह बताता है कि दक्ष नाम के एक व्यक्ति ने कुएं का निर्माण किया था। इस अभिलेख में कुएं के निर्माण के अलावा यह भी बताया गया कि जो यशोधर्मन थे इन्होंने पूर्वी और उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। लगभग 4ठी सदी की समाप्ति के समय उत्तर गुप्त काल के टाइम पे हूणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे ये आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए और हूण उन सीमाई प्रांतों को पार करके भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आने लगे और ये मध्य भारत तक आ गए। ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन में ये हूण आक्रमणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश में हूणों की जो उपस्थिति है उसका एक प्रमाण मिलता है हमें ऐरण अभिलेख से, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि भानुगुप्त द्वारा हूण युद्ध में भाग लेने का वर्णन इसमें किया गया था। जो हूण राजा था तोड़मान, उसका मालवा पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। और इसकी यदि पुष्टि करने की बात करें तो एक बौद्ध ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। इसमें यह बताया गया है तोड़मान ने भानुगुप्त को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया था और इस युद्ध में जो भानुगुप्त है उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो हूण है उनका मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है हमें वराह अभिलेख से, जिसका पिक्चर मैंने यहाँ लगाया। एक वराह की मूर्ति है जिसकी गर्दन पर एक अभिलेख खुदा हुआ है। यह अभिलेख 8 पंक्तियों में लिखा गया है। इसमें बताया गया कि जो तोरमान है ये महाशासकाधिराज की उपाधि यूज करते थे अपने नाम के आगे। ये जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसमें मालवा पर तो हूणों के प्रभुत्व की भी जानकारी हमें सीधे रूप में देखने को मिलती है। लेकिन तोरमान की ये जो विजय थी मालवा की वो बहुत स्थायी नहीं रह पाई और थोड़े समय बाद ही लगभग 515 ईस्वी के समय कई स्थानीय शासकों ने मिलकर इसको हरा दिया। एरन के जो शासक थे भानुगुप्त, उनको भी कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि तोरमान को पराजित कर दिया था, क्योंकि उनके एरन अभिलेख से ऐसा मिलता है कि उन्होंने एक महान युद्ध में भाग लिया था। लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, जबकि इसके विपरीत मंजूश्री मूलकल्प स्पष्ट रूप से बताता है कि तोरमान ने भानुगुप्त को पराजित कर दिया था। लेकिन आगे के कुछ समय में, आगे कुछ वर्षों के बाद तोरमान को औलिकर राजवंश के एक भारतीय शासक द्वारा हरा दिया गया था।
जो रिश्तर पाषाण अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा था प्रकाश धर्मन के, उसमें यही बताया गया है कि तोरमान को उसने पराजित कर दिया था और इस तरह से जो प्रथम हूण आक्रमण था वो समाप्त हो गया और हूण वहां से हट गए और वापस पंजाब की तरफ वो लोग चले गए। इसके बाद जो तोरमान का बेटा था मिहिरकुल, इसके नेतृत्व में द्वितीय हूण आक्रमण हुआ था और लगभग 520 ईस्वी के प्रारंभ में यह आक्रमण बढ़ता हुआ मालवा तक आ पहुंचा था। जो मिहिरकुल है, इसने एक ग्वालियर अभिलेख है इसमें इसने अपने आप को पृथ्वी के सम्राट के रूप में दर्ज किया है। लेकिन जो सोंदनी अभिलेख है 528 ईस्वी का, जो कि यशोधर्मन का अभिलेख है मंदसौर के, इसमें बताया गया है कि उसने मिहिरकुल को पराजित कर दिया था और इस तरह से जो हूण है उनके हाथों से पूरी तरह से मालवा का जो क्षेत्र है वो निकल गया था और ये स्वतंत्र हो गया था और वापस औलिकर वंश इस पे शासन कर रहा था। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस वीडियो में हमने गुप्त और गुप्तोत्तर काल के सभी फैक्ट्स को, मैक्सिमम फैक्ट्स को मध्य प्रदेश के संदर्भ में कवर किया है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के बाद के समय को मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। सो स्टे ट्यून्ड विद द पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।